हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखो लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बायनोमियल थ्योरम, और हमारे यहाँ पर अभी बायनोमियल थ्योरम ही चल रही थी। तो बायनोमियल थ्योरम के हम 2 लेक्चर कर चुके हैं। फर्स्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हमारा एनसीआर क्या होता है, फैक्टोरियल क्या होता है। फिर नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया कि बायनोमियल एक्सपेंशन हम बोलते किसके हैं, यानी बायनोमियल थ्योरम्स क्या होती है, और बायनोमियल एक्सपेंशन हमारा क्या होता है, उसको कैसे एक्सपेंड करते हैं, और हमने जनरल टर्म के बारे में सीखा था, और हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे जनरल टर्म से। आज देखो हम लोग उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो जेईई में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं लास्ट कुछ ईयर्स में, और इसके बाद फिर हम लोग बायनोमियल थ्योरम में मिडिल टर्म और न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इसका डिस्कशन करेंगे। तो देखो अगर हमारा ये बायनोमियल एक्सपेंशन है x प्लस वाई का होल पावर n, तो इसमें जनरल टर्म हमारा क्या होता है, जनरल टर्म दैट इज द टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर और y की पावर r। ये तो होता है हमारा जनरल टर्म। ये हमने लास्ट वाले लेक्चर पे डिस्कशन इस बात का किया था। देखो n तो हमारी ये पावर होती है एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर, ये हमारा फर्स्ट टर्म होता है, इसको सेकेंड टर्म बोलते हैं। तो फर्स्ट वाला टर्म आएगा, फिर यहाँ पर सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म में क्या होगा, n माइनस आर, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो पावर यहाँ पर आएगी, और y की पावर जो यहाँ पर एन सी आर के जो बेस में आएगा वो y की पावर आएगी इन सेकेंड वाले टर्म की। और हमने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये डिस्कशन किया था कि x और y दोनों की जो पावर है, अगर इनका हम समेसन करें तो हमारा ये पावर यहाँ पर मिलेगा। तो देखो यहाँ पर x की पावर कितनी हमारी n माइनस आर, और y की पावर हमारी कितनी r है। अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो n माइनस आर प्लस r कितना बचेगा, n। तो हमारी यहाँ से पावर देखो कितनी है, n। सेकेंड चीज़ हमने एक नंबर ऑफ़ टर्म्स, नंबर ऑफ़ टोटल टर्म्स, ये तो हमने लास्ट वाले सब लेक्चर में बताया, थोड़ा सा आपको रिमाइंड कर रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ टोटल टर्म्स कितने होंगे हमारे, जो हमारी यहाँ पर पावर होगी दैट इज़ n प्लस 1, उससे हम एक क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे क्या बनेंगे, नंबर ऑफ़ टर्म्स। अब देखो हम क्वेश्चंस इसमें करते हैं, ये तो हमारा लास्ट लेक्चर था। अगर मैं आपको बोलूँ तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5, x की पावर 5 को कोफिशिएंट फाइंड आउट करो इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x क्यूब, इसको यहाँ पर लिखते हैं 2x क्यूब माइनस 1/3x स्क्वायर का होल पावर 5। तो इस एक्सपेंशन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, द कोफिशिएंट ऑफ द x की पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x क्यूब माइनस 1/3x स्क्वायर का होल पावर 5। तो देखो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो हमने देखो क्या डिस्कशन किया था। सबसे पहले हम अगर बायनोमियल एक्सपेंशन है तो इसमें हम लोग लिखते हैं सबसे पहले जनरल टर्म। तो हम इसका जनरल टर्म लिखेंगे, तो इसका जनरल टर्म दैट इज़ द टी आर प्लस 1, हमारा यहाँ से क्या मिलेगा, n। n हमारा कितना है 5, तो n की जगह क्या पुट करेंगे 5cr। फर्स्ट टर्म हमारा ये है, सेकेंड टर्म ये है, दैट इज़ द 2x क्यूब का होल पावर 5 माइनस आर, और सेकेंड टर्म हमारा कितना है माइनस का 1/3x स्क्वायर का होल पावर r। इसको सिंप्लीफाई करेंगे दैट इज़ द 5cr, यहाँ से बनेगा 2 की पावर 5 माइनस आर माइनस 1/3 का होल पावर r, और x की पावर कितना बनेगा 15 माइनस 3r इंटू एक्स की पावर यहाँ से कितना बनेगा माइनस का 2r, 5cr 2 की पावर 5 माइनस r और माइनस 1/3 का होल पावर r। अब देखो यहाँ पर ये x की पावर यहाँ पर कितना है 15 माइनस 3r, और यहाँ पर कितना है x की पावर माइनस का 2r। सिंप्लीफाई करेंगे तो x की पावर 15 माइनस कितना बनेगा 5r। ये हमारा क्या आया, जनरल टर्म दैट इज़ द टी आर प्लस 1। सबसे पहले अगर हमें कुछ भी बायनोमियल एक्सपेंशन में गिवन है तो उसका हम सबसे पहले जनरल टर्म लिखेंगे, इसके बाद देखेंगे हमें फाइंड आउट क्या करना है। अब देखो हमें क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ द एक्स की पावर 5, हमें एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट चाहिए। तो मतलब यहाँ पर x की पावर कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा, फॉर
कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5, एक्स की पावर कितनी आनी चाहिए 5, तो 15 माइनस 5r इज इक्वल टू 5 आना चाहिए। सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 इज इक्वल टू 5r, तो यहाँ से हमारा r कितना मिलेगा 2, r कितना मिलेगा 2 आ गया। अब देखो कोफिशिएंट एक्स की पावर 5 का क्या होगा, अगर एक्स की पावर यहाँ पर 5 आ जाए, इसके बाद जो भी हमारा पूरा ये बचेगा ये चीज़, ये हमारा क्या होगा उसका कोफिशिएंट होगा। अगर मैं बात करता कि बाइनोमियल कोफिशिएंट, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट में हमारा फिर यही ओनली आता, कौन सा 5CR हमारा किस में आता, बाइनोमियल कोफिशिएंट में। ये बात आपको समझ में आ रही है ना कि बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है और उसका एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट क्या होगा। ये हमने देखो फर्स्ट वो सेकंड वाले लेक्चर में भी लास्ट वाले में डिस्कस किया था कि क्या हमारा बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है और किसी टर्म का हमारा कोफिशिएंट क्या होता है। तो आर की वैल्यू कितना 5, आर की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो कितना बनेगा यहाँ से 5C2, तो 2 की पावर 5 माइनस 2 और यहाँ से बनेगा -1/3 की पावर 2। ये हमारा इसका क्या बनेगा कोफिशिएंट एक्स की पावर 5 का। यहाँ से मिलेगा 5C2 इंटू 2 की पावर 3 और यहाँ से कितना मिलेगा 1/9। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो 5C2 इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 4/2, यहाँ से कितना मिलेगा 8 और यहाँ से मिलेगा हमारा कितना 1/9। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 4 80/9। तो x की पावर 5 का कोफिशिएंट यहाँ से हमारा कितना आया 80/9। ये हमारा इसका क्या होगा फाइनल आंसर। तो इसको आप नोट डाउन कर लो। हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, देखो सिंपल सी चीज़ है, हमें जनरल टर्म लिखना होता है। जैसे ही हमारा जनरल टर्म लिख जाएगा बस फिर जो हमें वो चीज़ पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसमें कैलकुलेशन और ऑपरेशन से जो भी होंगे उनको इन पे लगाएंगे और हम अपने फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे। आप इसको नोट डाउन करो। देखो पूरी बायनोमियल थ्योरम को ना हमें अच्छे से कंप्लीट करने में 10 से 12 लेक्चर चाहिए। ये हमने फर्स्ट डे पर भी आपको डिस्कशन किया था इसके बारे में। अब देखो अगर हमारे क्वेश्चन है इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स की पावर 4 माइनस 1/x³ का होल पावर 50, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 32, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट नंबर एक्स की पावर 32 का हमें कोफिशिएंट चाहिए, एंड सेकेंड इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो हमें यहाँ पर देखो दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक्स की पावर 32 का हमें कोफिशिएंट चाहिए और फिर हमें उसका भी कोफिशिएंट चाहिए जो एक्स की पावर से इंडिपेंडेंट हो। देखो एक्स की पावर से इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि एक्स की पावर 0 हो। जब एक्स की पावर 0 हो जाएगी तो वहाँ पर वैल्यू हमारी कितनी मिलेगी 1 मिलेगी ना। तो वहाँ पर एक्स की पावर मतलब नहीं रहेगी। तो अगर किसी चीज़ से इंडिपेंडेंट बोला जा रहा है दैट मीन्स वो चीज़ वहाँ पर नहीं है। तो अगर नहीं है एक्स को हमें रिमूव करना है तो एक्स की पावर हमें क्या करनी पड़ेगी 0 करनी पड़ेगी। तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसका जनरल टर्म एक्स की पावर 4 माइनस 1/x³ का होल पावर 15। तो जनरल टर्म दैट इज द TR+1 हमारा यहाँ से कितना मिलेगा 15CR एक्स की पावर
एक्स की पावर 4 का होल पावर 15 माइनस आर और -1/x³ का होल पावर आर, यही तो मिलेगा। इसको सिंप्लीफाई करें, दैट इज़ द 15 CR एक्स की पावर ये कितना बनेगा 60 - 4r, तो यहाँ से कितना बनेगा -1 की पावर r और x की पावर -3r। फर्दर सिंप्लीफाई करो, दैट इज़ द 15 CR एक्स की पावर 60 - 7r और यहाँ से कितना मिलेगा -1 की पावर r। ये क्या बनेगा TR+1। ये हमारा इसका क्या बना जनरल टर्म। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट हमारा क्या बोल रहा है, हमें चाहिए x की पावर 32 का कोफिशिएंट। तो फॉर x की पावर 32, अगर x की पावर 32 चाहिए तो इस जनरल वाले टर्म में x की पावर हमारी कितनी आनी चाहिए 32 आनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो 60 - 7r = 32। सिंप्लीफाई करो तो 60 - 32 = 7r। तो यहाँ से कितना बनेगा ये 28 = 7r। r हमारा यहाँ से कितना आया r = 4। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 32 हमारा यहाँ से क्या बनेगा = r की जगह हम 4 पुट करेंगे। देखो हमें कोफिशिएंट चाहिए ना, तो इस x की पावर किसका कोफिशिएंट चाहिए 32 का। तो जब हम यहाँ पर r की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो कितना बनेगा 60 - 28। तो 60 में से 28 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बनेगा 32। और इसके बाद जो भी हमारा टर्म बनेगा वो हमारा पूरा क्या उसका कोफिशिएंट होगा। तो 15 CR की वैल्यू 4 पुट करना, तो यहाँ से आएगा 4 और -1 की पावर 4। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा 15C4। ये हमारा क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ द x की पावर 32। ये बात आपको समझ आ रही है। सिंपली हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका जनरल टर्म लिखेंगे। तो हमने जनरल टर्म लिखा, हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 32। तो x की पावर यहाँ पर हमारी आई है 60 - 7r। इसको 32 को हमने इक्वल कर दिया, कैलकुलेट किया, r की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 4। यहाँ पर r की वैल्यू 4 पुट करेंगे जनरल टर्म में, इसको छोड़ देंगे क्योंकि हमें इसका कोफिशिएंट चाहिए। सपोज अगर यहाँ पर हमारा लिखा 5 × x², आपसे मैं बोलता हूँ कि हमें x² का कोफिशिएंट चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि x² का कोफिशिएंट ना, तो x² के मल्टीपल में हमारे क्या 5 है, तो 5 इसका कोफिशिएंट होगा। यही तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। तो यहाँ पर वही है कि अगर x की पावर हमें 32 को कोफिशिएंट चाहिए, तो इसके अलावा जो भी हमारा बचेगा 15 CR -1 की पावर r और r की वैल्यू 4 है, उसको सिंप्लीफाई किया तो 15C4 आया। हमें अब देखो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या बोला कि इंडिपेंडेंट ऑफ द x से क्या चाहिए इंडिपेंडेंट चाहिए। तो सेकंड वाला यहाँ से देखते हैं, फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ x से इंडिपेंडेंट है, दैट मीन्स x की पावर हमें क्या चाहिए 0 चाहिए। इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना बनेगा 60 - 7r = 0। तो यहाँ से 60/7 = r। तो r की वैल्यू इंटीजर तो यहाँ से हमारी आएगी नहीं, इंटीजर यहाँ से देखो वैल्यू नहीं आएगी ना r की, क्योंकि ये पूरा इससे डिविजिबल नहीं है। और हमने आपको ये एक चीज़ बोला था कि अगर हमारा NCR है, r की जो हमारी वैल्यू होगी वो क्या होगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन, यहाँ से क्या होती है r की वैल्यू n। r ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी और लेस देन और इक्वल टू यानी r की वैल्यू या तो n हो जाए या तो n से कम रहेगी, और जो हमारा r होगा वो क्या होता है होल नंबर होता है। तो यहाँ पर देखो इंटीजर तो हमें मिलेगा नहीं, होल नंबर हमने क्यों बोला, क्योंकि 0 भी यहाँ पर इंक्लूड हो जाता है इंटीजर के साथ साथ। तो ये देखो r की वैल्यू 16/7, तो मतलब कोई ऐसा हमारा टर्म ही नहीं आएगा जो x से इंडिपेंडेंट हो। अगर x से इंडिपेंडेंट कोई टर्म ही नहीं है हमारा इस पूरे बायनोमियल एक्सपेंशन में, तो हमारा इसका कोफिशिएंट क्या मिलेगा 0। अगर देखो सपोज अगर यहाँ पर हमारा ऐसा कुछ लिखा है कि NC1 x की पावर 1 NC2 x की पावर 2 ऐसा है, इतना ही है। और अगर हमें यहाँ से लिखना है कि NC3 और यहाँ पर क्या हमें चाहिए कि x की पावर 0 का कोफिशिएंट, बट वहाँ पर हमारा x की पावर 0 नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं 0 × x की पावर 0, ये तो हम लिख सकते हैं ना यहाँ से। तो x की पावर 0 1 बनेगा और 1 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0, तो इस चीज़ का कोई देखो मतलब नहीं है यहाँ पर। तो अगर हम फाइंड ही करना चाहते हैं कि हमारा वहाँ पर उसका कोफिशिएंट है क्या,
तो वो हमारा क्या है 0, क्योंकि हमारी टर्म ही नहीं एग्जिस्ट कर रही है जहाँ पर x की पावर हमें क्या मिले 0 मिले। आप इसको नोट डाउन कर लो। तो देखो हम लोगों को जनरली यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना होता है, हमें सबसे पहले लिखेंगे उसका जनरल टर्म, और जैसे ही हमारा उसका जनरल टर्म लिख जाएगा फिर हमसे वो जो चीज़ पूछ रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उसमें ऑपरेशंस करेंगे और उस चीज़ को हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे। तो देखो कॉन्सेप्ट कितना सिंपल है कि ओनली हमें क्या लिखना आना चाहिए जनरल टर्म, और जनरल टर्म लिखने में तो हमने आपको मास्टर बना ही दिया है, उसमें तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो एक क्वेश्चन है, find coefficient of x की पावर -6 in the expansion of in the expansion of 4x/5 प्लस 5/2x स्क्वायर होल पावर 9। हमें इसमें क्या चाहिए, इसका कोफिशिएंट चाहिए किसका, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -6 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसका जनरल टर्म लिखेंगे, दैट इज द TR+1। TR+1 हमें यहाँ से क्या मिलेगा, n की वैल्यू हमारी 9 है, तो 9CR। x हमारा क्या है, यानी फर्स्ट वाला टर्म कितना है हमारा 4x/5 का होल पावर 9 - r। सेकेंड हमारा टर्म क्या है 5/2x स्क्वायर का होल पावर r। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 9CR 4/5 की पावर 9 - r और 5/2 की पावर r। यहाँ से क्या बनेगा x की पावर 9 - r इंटू x की पावर -2r। तो यहाँ से क्या मिला NCR 9CR 4/5 का होल पावर 9 - r इंटू 5/2 की पावर r। यहाँ से क्या मिलेगा हमें x की पावर 9 - 3r। ये हमारा यहाँ से क्या बना TR+1। हमने क्या किया, जनरल टर्म को लिखा और उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें ये चीज़ समझ आ जाएगी हमें एक्चुअली में फाइंड आउट क्या करना था। अब देखो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -6। अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -6 चाहिए तो x की पावर यहाँ पर कितनी आनी चाहिए, -6 आना चाहिए। देन यहाँ से क्या बनेगा कि 9 - 3r = -6। सिंप्लीफाई करेंगे दैट इज 15 = 3r। r हमें यहाँ से कितना मिला 5, r की वैल्यू 5 मिली। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -6 क्या बनेगा, r की जगह हम 5 पुट करेंगे तो यहाँ से बनेगा 9C5 और 4/5 का होल पावर 9 - 5 दैट इज़ 4 इंटू 5/2 की पावर r हमारा कितना है 5। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से कितना बनेगा, ये 9C5 और यहाँ से ये हमारा बनेगा 4 को क्या लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 दैट इज यहाँ से ये बनेगा 2 की पावर 8 और ये बनेगा हमारा 5 की पावर 4। सेम है, जिसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से बनेगा 5 की पावर 5/2 की पावर 5। सिंप्लीफाई करो
दैट इज़ द 9c5। ये क्या बनेगा 2⁻³ इंटू, यहाँ पर 5⁻4 है, यहाँ पर 5⁻5 है, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें 5। और अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो 9c5, देखो हमने आपको ये बताया था कि अगर NCR है, NCR को हम क्या लिख सकते हैं, चलो सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो यहाँ से बनेगा फैक्टोरियल का 9/5 इंटू फैक्टोरियल 4, और 2⁻³ कितना बनेगा 8, और 5 है तो यहाँ से 5 बनेगा। इसको अगर सिंप्लीफाई करो तो यहाँ से क्या मिलेगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5, और नीचे भी हमारा क्या यहाँ से फैक्टोरियल 5 है। फैक्टोरियल 4 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2, और यहाँ पर हमारा क्या है 8 इंटू 5। अब देखो फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल आउट होगा, 4 इंटू 2 8 बनेगा, यहाँ से 8 से 8 कैंसिल आउट होगा, यहाँ से 3 है, यहाँ से 9 है, तो ये 3 आएगा। तो कितना बना 3 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। और अगर इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा करना चाहो तो कितना बनेगा ये 24 इंटू 7 इंटू 30। फर्दर सिंप्लीफाई कर तो कितना बनेगा 24 इंटू 210। ठीक है, तो कैलकुलेशन है, वो आंसर जिस अकॉर्डिंग होगा हम लोग निकाल देंगे। मेन चीज़ हमें क्या फाइंड आउट करना था यहाँ पर, NCR यानी उस सॉरी इसका जनरल टर्म लिखेंगे, और जनरल टर्म लिखने के बाद हमें एक्चुअल में चाहिए क्या, हमें चाहिए था कोफिशिएंट ऑफ x⁻⁻6, उसको -6 के इक्वल किया, r की वैल्यू हमारी यहाँ से 5 आई, और उसको यहाँ पर पुट किया, सिंप्लीफाई कर लिए। तो अगर किसी चीज़ का कोफिशिएंट पूछा जा रहा है तो इस पैटर्न का अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा, आई थिंक आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए, हो जाएगा, नोट डाउन करो आप। अब देखो, अगर यहाँ पर एक आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, अगर ये हमारा T1 है, ये T2 है, ये T3, T4, T5 और T6, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितने हैं 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ आपको फाइंड द सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट, तो लास्ट से सेकेंड टर्म जनरली हम लोग किधर से देखते थे, इस साइड से देखते हैं, यानी लेफ्ट से देखते थे कि 1 2। अब ये बोला है कि फाइंड द सेकेंड टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो लास्ट से सेकेंड टर्म, ये हमारा लास्ट है, तो लास्ट से सेकेंड हमारा कौन सा आएगा T5 आएगा। ये वाला टर्म हमारा क्या होगा सेकेंड लास्ट, तो सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट इज इक्वल टू हमारा कितना है T5। ये बात आपको क्लियर हुई। अब अगर मैं इसी बात को ये बोल दूं कि फिफ्थ टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग, यानी बिगनिंग या स्टार्टिंग से फिफ्थ टर्म, तो 1 2 3 4 5 क्या हुआ, जो T5 है हमारा स्टार्टिंग से कौन सा टर्म है, सिक्स टर्म है, सॉरी फिफ्थ टर्म है 1 2 3 4 5,
और T5 हमारा स्टार्टिंग से फिफ्थ है, बट लास्ट से हमारा कितना है, सेकेंड टर्म है। तो देखो इस बात को मैं कैसे लिख सकता हूँ, टोटल टर्म हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 माइनस हमें कौन सा टर्म चाहिए, सेकेंड टर्म, 6 - 2 + 1 nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। इसको देखो अगर सिंप्लीफाई करो तो 6 + 1 7, 7 - 2 क्या बनेगा, फिफ्थ। तो क्या है, फिफ्थ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, फिफ्थ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। ये बात समझ आपको आ रही है कि टोटल टर्म हमारे पास 6 है, तो यहाँ पर 6 रखा, कौन सा चाहिए, तो सेकेंड टर्म चाहिए, तो यहाँ पर 2 रखा, लास्ट से सेकेंड चाहिए ना, तो माइनस का 2 आया और +1 उसमें ऐड करेंगे, टर्म फ्रॉम कहाँ से जाएगा, हमारे स्टार्टिंग से टर्म हो जाएगा। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि x + y का होल पावर n में फाइंड rth टर्म फ्रॉम एंड, क्योंकि हम देखो जनरल बात करेंगे ना, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए तो हम बात नहीं करेंगे, हम जो भी कॉन्सेप्ट देंगे वो जनरल होगा, यानी वो किसी भी टाइप्स का क्वेश्चन हो उस सब में वैलिड होना चाहिए। तो हमने आपको एक एग्जांपल करके दिखाया कि देखो अगर ये हमारा T5 लास्ट से सेकेंड टर्म है, तो स्टार्टिंग से हमारा फिफ्थ टर्म होगा, उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो x + y के होल पावर n में फाइंड द rth टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर कितने बनेंगे टोटल, n+1, तो यहाँ से हमारा आएगा n+1, ये तो नंबर ऑफ टर्म्स आ गया। rth टर्म हमें चाहिए, तो माइनस का r पुट करेंगे और +1। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितने, 6 है, तो 6 माइनस कौन सा टर्म चाहिए था हमें लास्ट से, सेकेंड, तो 2 आया और +1। सेम एज यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितने बनेंगे, x + y के होल पावर का जब एक्सपेंशन करेंगे n+1 माइनस r, यानी rth टर्म चाहिए था हमें एंड से, तो माइनस का r +1 th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें तो कितना मिलेगा, n - r + 2th टर्म। तो अगर हमें इस एक्सपेंशन में x + y के होल पावर n में rth टर्म फाइंड आउट करना हो हमें लास्ट से यानी एंड से, तो स्टार्टिंग से हमारा कौन सा टर्म होगा, n - r + 2th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। ये बात समझ आ रही है आपको। तो देखो हम इसको अगर जनरल लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, एक लाइन में। ये तो हमने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि वो होता क्या है, क्योंकि मैं डायरेक्टली आपको वहाँ फार्मूला भी लिखा सकता था कि अगर ऐसा है तो ऐसा करते हैं, बट अगर हमें ये थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि अगर ये हमारी कोई चीज़ जनरेट हुई है तो उसके पीछे बेसिक आइडिया क्या था उस चीज़ को लिखने में, अगर वो आपको थोड़ा सा हिंट इस चीज़ की मिल जाती है तो आपको क्वेश्चंस को पकड़ने में और उसको सॉल्व करने में थोड़ा आसानी रहती है। तो देखो इन द एक्सपेंशन ऑफ x + y का होल पावर n, rth टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू n। अब देखो पावर क्या देखेंगे हम, यहाँ पर n है तो n लिखेंगे, माइनस कौन सा टर्म चाहिए, rth टर्म, तो r और +2 th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। तो ये हमारा क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर हमें rth टर्म एंड से चाहिए तो हम लोग स्टार्टिंग से क्या फाइंड आउट करेंगे, n - r + 2th टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग। ओके, अब देखो हम इससे एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड करें तो फिर हमें बात तो समझ में आ जाएगी। तो फाइंड द थर्ड टर्म फ्रॉम एंड, इन x की पावर -2/3
-3/x² का होल पावर 8। हमें इस एक्सपेंशन में थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है, कहाँ से, इंड से। तो थर्ड टर्म फ्रॉम इंड इज इक्वल टू n की वैल्यू हमारी 8 है, तो 8 माइनस कौन सा टर्म चाहिए, यहाँ RS टर्म चाहिए था, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में R आता था। हमें यहाँ से कौन सा टर्म चाहिए, थर्ड टर्म चाहिए, तो यहाँ से आएगा 3 + 2th टर्म फ्रॉम 2th टर्म फ्रॉम कहाँ से, स्टार्टिंग से। इसको सिंप्लीफाई करो तो 8 + 2 10 और 10 - 3 दैट इज द 7th टर्म। तो अगर हम 7th टर्म स्टार्टिंग से फाइंड आउट कर लें तो वो हमारा क्या होगा, लास्ट से कौन सा टर्म होगा, थर्ड टर्म होगा। देखो इसमें कितने टर्म टोटल बनेंगे, इसमें जो हमारे टोटल टर्म्स बनेंगे 9 बनेंगे। अब देखो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, अगर यहाँ पर देखो हमारे 9 टर्म बन रहे हैं ना, T1 T2 T3 T4 T5 T6 और ये T7 T8 और ये क्या बनेगा, T9। हमें बोला कि इंड से हमें कौन सा टर्म चाहिए, थर्ड टर्म, तो 1 2 3 ये वाला हमारा क्या थर्ड टर्म है। हमें फाइंड आउट करना कि स्टार्टिंग से 7th टर्म, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 यही तो हमारा आ गया। देखो हमने चाहे स्टार्टिंग से 7th टर्म फाइंड आउट कर लें या तो फिर हम लास्ट से थर्ड टर्म फाइंड आउट कर लें, बात तो एक ही है ना, हम कहाँ पर पहुँच रहे हैं, एक ही जगह पहुँच रहे हैं। तो जो अभी हमने कॉन्सेप्ट बताया तो उसके अकॉर्डिंग देखो सेटिस्फाई हो रहा है ये, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आ जाएगा, 7th टर्म। अब इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं तो हमें बात और थोड़ा क्लियर हो जाएगी, आप लोग इसको नोट डाउन कर लो। देखो क्वेश्चन हमारा दिया गिवन है कि T5 यानी 5th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग से 5th टर्म अपान T5 फ्रॉम इंड से। जो इनका हमारा रेशियो गिवन है वो क्या है, √6/1, यानी स्टार्टिंग से हमारा 5th टर्म और लास्ट से भी 5th टर्म, इनका रेशियो हमारा क्या गिवन है, √6/1 और एक्सपेंशन इन द एक्सपेंशन ऑफ 2⁴ प्लस 1/3 का होल पावर 1/4 होल पावर n। तो हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड थर्ड टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग से हमें क्या फाइंड आउट करना है, थर्ड टर्म। हमें दिया कि T5 बिगिनिंग यानी स्टार्टिंग से 5th टर्म और लास्ट से 5th टर्म का जो हमारा रेशियो है वो √6/1। तो T5 को हम देखो क्या लिख सकते हैं, T4 + 1 क्योंकि स्टार्टिंग से है अपान और T5th टर्म फ्रॉम द एंड,
तो देखो फिफ्थ टर्म हमें कहाँ से चाहिए, एंड से चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे कि n-5 प्लस 2th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग और ये रेशियो हमारा कितना गिवन है, √6/1। तो देखो T4 + 1 ये फिफ्थ टर्म हुआ, तो स्टार्टिंग से हम यहाँ से क्या मिलेगा हमें, NC4 2⁴ का होल पावर n-4 इंटू 1/3 का होल पावर 1/4 की पावर 4 अपान, यहाँ पर क्या मिलेगा, ये कितना बनेगा, देखो NC अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो n-3 बनेगा ये। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये आएगा हमारा n-3th टर्म, एक बार इसको और लिख लेते हैं, इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा यहाँ से √6/1। यहाँ पर देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करो तो कितना बनेगा, NC4 यहाँ सिंप्लीफाई करो तो n-4/4, ये यहाँ से कितना बनेगा, 3⁻⁻1 बनेगा ये अपान। तो n-3th टर्म को अगर सिंप्लीफाई करना तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से n-4 + 1 ये लिख सकते हैं। देखो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो यही तो मिलेगा हमें n-3, क्योंकि हम लोगों को क्या पता है, हम लोग TR + 1 जनरली फाइंड आउट करते हैं। तो n-3th टर्म को हमने इस टर्म में बना लिया, तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो मिलेगा NC n-4 और ये फिर यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2⁴ 1/4 का होल पावर 4 और 1/3 का होल पावर 1/4 और इस पूरे का पावर कितना बनेगा, n-4। ये हमारा कितना गिवन है, √6/1। देखो ये वाली चीज़, ये वाली दोनों हमारी चीज़ सेम है, क्योंकि NCR में NC n-r इक्वल होता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बनेगा, 2⁻, देखो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से बनेगा 2⁻n-4/4 और ये नीचे है डिनोमिनेटर में, ऊपर जाएगा तो यहाँ से -1 आएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, ये 3⁻⁻1 और ये ऊपर जाएगा तो यहाँ से बनेगा 3⁻n-4/4 और इसकी वैल्यू हमारी है √6/1 यानी √6 है। इसको सिंप्लीफाई करो तो यहाँ से मिलेगा 2⁻n-8/4 इंटू यहाँ से मिलेगा 3 ये कितना मिलेगा -1 और यहाँ से बनेगा ये +4 - n/4, इसकी वैल्यू √6 है। फर्दर सिंप्लीफाई करो तो यहाँ से मिलेगा 2⁻n-8/4 इंटू 3 ये -4, यहाँ से कितना मिलेगा माइनस का n/4 इज इक्वल टू √6। देखो हमने कैलकुलेशन सही किया है ना, -3 + 4 - n, तो ये माइनस का 4 आएगा प्लस माइनस का n/4। ओके, तो देखो अगर इसको ये √6 के इक्वल है तो यहाँ से हमें क्या होना पड़ेगा कि n-8/4 को 1/2 के इक्वल हो जाएगी। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आएगा 2, तो n-8 इज इक्वल टू 2, दैट इज़ द n इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाए 10 आ जाए। n की वैल्यू कितनी आई हमारी 10 आए, तो क्या यहाँ पर ये सिंप्लीफाई हो पा रहा है क्या 10, यहाँ पर भी हमारा 1/2 आना चाहिए, तो यहाँ से तो ये गलत आ रहा है, कैलकुलेशन कहीं कुछ गलत हुआ। क्वेश्चन, क्योंकि अगर ये 1/2 आएगा तो 3 की पावर भी हमारी कितनी आनी चाहिए, यहाँ से 1/2 आना चाहिए, वो सॉरी माइनस का 1/2, तो वो तो गलत हो जाएगा। अगर n की वैल्यू यहाँ पर 10 पुट करेंगे तो माइनस का 5/2 आएगा, कहीं कुछ मिस्टेक हुआ। इफ़ द रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड 2⁻1/4 प्लस 3⁻1/4 का होल पावर n, फिफ्थ टर्म स्टार्टिंग से हमारा क्या बनेगा NC4 2⁻1/4 की पावर n-4 1/3⁻1/4 की पावर 4 और n-r
n हमारा कितना है n माइनस आर फिफ्थ, 5 + 2 दैट इज़ n माइनस 3। तो यहाँ से बनेगा ये, यहाँ तक तो कैलकुलेशन ठीक जा रहा है। 2 की पावर n माइनस 4/4, 3 की पावर -1, ये भी ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा n माइनस 4, 2 की पावर, ये भी सही है, n माइनस 4। सिंप्लीफाई किया फिर 2 की पावर कितना बचेगा n माइनस 4, और यहाँ से ये 2 की पावर -1, ये भी ठीक है। ये 3 की पावर -1 था, 1/3 ऊपर जाएगा तो -1। कहाँ पर मिस्टेक हो रही है? चलो इसको दोबारा कर लेते हैं, समझ नहीं आ रहा कहाँ पर गलत है। देखो स्टार्टिंग से हमारा जो फिफ्थ टर्म आएगा, फिफ्थ टर्म क्या आएगा NC4, 2 की पावर 1/4 का होल पावर n माइनस 4 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर -1/4 का होल पावर 4/। जो हमारा लास्ट से यानी एंड से जो फिफ्थ टर्म आएगा तो कितना आएगा n-5 + 2th टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग, और ये हमारा कितना गिवन है √6, यही गिवन है ना, यस। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से बनेगा हमारा NC4, 2 की पावर n माइनस 4/4, और यहाँ से क्या बनेगा 3 की पावर -1/। ये कितना बनेगा हमारा n-3। n-3 को हम क्या लिख सकते हैं n-4 और +1, ये लिख सकते हैं। एथ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग है हमारा, और ये क्या है √6 की इक्वल है। इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बनेगा NC4, 2 की पावर n-4/4, और ये बनेगा 3 की पावर -1/। हमें चाहिए n-4 + 1th टर्म, तो यहाँ से ये क्या बनेगा NC n-4, 2 की पावर 1/4 का होल पावर 4 इंटू 3 की पावर -1/4, और इस पूरे का होल पावर हमारा कितना है n-4, और ये √6 की इक्वल है। इसको सिंप्लीफाई करो, देखो ये तो हमारे दोनों यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऊपर बचा 2 की पावर n-4/4 इंटू 3 की पावर -1/। यहाँ से ये क्या बचेगा, 4 से 4 कैंसिल आउट होगा तो यहाँ से बचेगा 2 इंटू, अब 3 वाले पे आ जाओ तो यहाँ से कितना बनेगा 3 की पावर, अंदर जाएगा तो माइनस का n + 4/4, और ये √6 की इक्वल है। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करो तो कितना बनेगा 2 की पावर n-4/4 -1 इंटू 3 की पावर, यहाँ से कितना बनेगा -1, और जो ऊपर जाएगा तो यहाँ से कितना बनेगा माइनस, तो माइनस का n + 4/4 इज इक्वल टू √6। इसको सिंप्लीफाई करो तो 2 की पावर n-8/4 इंटू, ये क्या बनेगा 3 की पावर -4, और यहाँ से आएगा प्लस का n और माइनस का 4/4, माइनस का 4 और माइनस माइनस प्लस का n माइनस का 4। तो यहाँ से कितना बनेगा 2 की पावर n-8/4 इंटू 3 की पावर n-8/4, यही तो आया। अगर वो √6 की इक्वल है तो n-8/4 हमारे किसकी इक्वल हो जाए 1/2 की इक्वल हो जाए,
तो अगर ये 1/2 तो 2 की पावर 1/2 इंटू 3 की पावर 1/2 कितना बनेगा √6। तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा, n की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी आई 10, n की वैल्यू 10 आ गई हमारी। अब देखो तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, n हमारा कितना आया है 10। जब n की वैल्यू हमारी 10 आ गई है तो अब हमारा जो ये एक्सपेंसन था क्या बनेगा, 2 की पावर 1/4 प्लस 1/3 की पावर 1/4 का होल पावर 10। अब हमें इसमें क्या चाहिए था, फाइंड द इन द एक्सपेंसन फाइंड द थर्ड टर्म, हमें थर्ड टर्म फाइंड आउट करना था, फाइंड थर्ड टर्म, यही तो हमें फाइंड आउट करना था। तो अब इसमें थर्ड टर्म अगर हम फाइंड आउट करें तो T3 फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स T2 + 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10C2, तो 2 की पावर 1/4 का होल पावर 8 इंटू 3 की पावर -1/4 का होल पावर 2। सिंप्लीफाई करो तो यहाँ से मिलेगा 10C2 2 की पावर 2 और इंटू 3 की पावर यहाँ से कितना बनेगा -1/2। ओके, इसको थोड़ा और यहाँ से सिंप्लीफाई कर लो तो 10C2 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 9/2, 2 की पावर 2 कितना बनेगा 4 और 3 की पावर -1/2, तो यहाँ से ये बनेगा √3। तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से आएगा 2 और ये कितना बनेगा 20 इंटू 9। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू √3 इंटू √3 अपान √3, √3 से √3 कैंसिल आउट होगा तो कितना बनेगा 60 इंटू √3। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा 60 इंटू √3। ये बात आपको समझ आ रही है। तो जनरली देखो हम लोग देख क्या रहे हैं कि हम लोग को पहले जनरल टर्म लिखना है और जनरल टर्म लिखने के बाद जो भी हमसे चीज़ पूछी जा रही है हम उसको फाइनली सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ तक आपको ये बात समझ आई है, आप इसको नोट डाउन कर लो। तो देखो इस पैटर्न के कि इंडिपेंडेंट हो, कोफिशिएंट हमें फाइंड आउट करना हो और लास्ट से कोई टर्म फाइंड आउट करना हो, तो ये हमने कॉन्सेप्ट भी सीख लिया और इससे रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चंस आएंगे अब उनको आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से कर लेंगे। और देखो ना, आप प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा तो फिर हमें उस चीज़ में थोड़ा ग्रिप बनेगी। अब हम देखो फाइंड आउट करना, आपको ना मिडिल टर्म बता रहे हैं कि मिडिल टर्म क्या है। सपोज अगर हमारा T1 है, ये T2 है, ये T3 है, T4 है और ये T5 है, तो मिडिल टर्म क्या होगा, देखो 2 ये होगा 2 ये होगा यहाँ से, तो हमारा T3 क्या बना, मिडिल टर्म। ये क्या बना, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म इज इक्वल टू क्या बना, T3। सपोज ये T1 है, ये T2 है, T3 है, T4, T5 और T6। तो देखो ये 2 इधर हैं और 2 इधर हो गए, तो मिडिल टर्म हमारे कितने आएंगे, यहाँ पर 2 मिडिल टर्म आएंगे, 2 मिडिल टर्म। 2 मिडिल टर्म कौन कौन से, T3, T4। ये बात आपको समझ आ रही है। तो जब देखो हमारे यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5, जब नंबर ऑफ टर्म्स हमारे ऑड थे दैट मीन्स 5 थे, तो मिडिल टर्म हमें एक मिला, कितना मिला, T3। देखो अगर सपोज आपके पास आपके 5 स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आप 2 को राइट साइड खड़ा करो और 2 को लेफ्ट साइड खड़ा करो, तो बीच में कौन बचेगा, एक ही तो बचेगा ना। तो सेम चीज़ है, तो 1 2 3 4 5 थे हमारे पास, तो 2 राइट हो गए, 2 लेफ्ट हो गए, एक बीच में हमारा बचा T3, वो हमारा मिडिल टर्म हुआ। अगर आपके पास 6 फ्रेंड हैं तो 2 को आप इधर राइट पे खड़ा किया आपने और 2 को कहाँ पर खड़ा किया, लेफ्ट में, तो 4 हो गए, कितने बचे, 2। अब वो दोनों भी तो हमारे मिडिल हैं, क्योंकि अगर हमने एक साइड 3 कर दिया, एक साइड 2 कर दिया, तब एक साइड 3 कर दिया, दूसरी साइड 3 कर दिया, तो फिर बीच में कौन बचा, कोई नहीं बचा, क्योंकि 3 इधर थे 3 इधर थे, टोटल हमारे पास कितने हो गए, 6 हो गए। तो अगर नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारे इवन हैं तो मिडिल टर्म हमारे पास 2 आएंगे, और अगर हमारे नंबर ऑफ टर्म ऑड हैं तो मिडिल टर्म हमारे पास 1 आएगा। ये बात आपको यहाँ से समझ आ रही है ना। अब देखो हम लोग इसको बायनोमियल में कैसे यूज करेंगे। अगर ऑड है नंबर ऑफ टर्म्स तो एक मिडिल टर्म होगा, अगर नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमारे पास इवन है तो हमारे पास कितने आएंगे मिडिल टर्म, 2 मिडिल टर्म आएंगे। तो देखो x + y का होल पावर n, इफ तो सॉरी फाइंड मिडिल टर्म।
फाइंड मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म कैसे, इफ इसमें दो कंडीशन बनेगी। तो देखो मिडिल टर्म हमारे एक मिडिल टर्म आएगा या दो मिडिल टर्म आएगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा, एन की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन में हमारी एन की वैल्यू पे तो डिपेंड करता है। तो यहाँ से आएगा इफ एन इज इक्वल टू इवन, एन की वैल्यू अगर इवन है देन नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू एन प्लस वन। तो अगर एन हमारा इवन है, इवन में अगर हम वन ऐड कर देते हैं तो क्या बनेगा, ये ऑड बनेगा। तो एन प्लस वन हमारे पास क्या आ जाएंगे, ऑड टर्म आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितने हैं, ऑड हैं। और जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे तो कितने मिडिल टर्म बनेंगे, वहाँ पर हमारा एक ही मिडिल टर्म बनेगा। हमने अभी आपको बताया कि अगर आपके पास 5 फ्रेंड हैं तो 2 को राइट खड़ा करो आप, 2 को लेफ्ट खड़ा करो, 4 हो गए, एक बीच में मिडिल बचा कौन सा, T3 वाला। अगर एन की वैल्यू इवन है तो जो हमारा मिडिल टर्म होगा यहाँ से तो आएगा मिडिल टर्म इज इक्वल टू टी एन बाई टू प्लस वन। टी एन बाई टू प्लस वन हमारा क्या बनेगा, मिडिल टर्म बनेगा। इफ़ एन इज ऑड, अगर एन की वैल्यू ऑड हो गई यानी हमारा ये जो पावर है ये ऑड हो गया तो एन नंबर ऑफ टर्म्स कितने बनेंगे, एन प्लस वन। एन प्लस वन हमारा इवन होगा और जब नंबर ऑफ टर्म्स हमारे इवन होंगे तो वहाँ पर दो मिडिल टर्म बनेंगे। देन मिडिल टर्म उसको लिखते कैसे हैं उस चीज़ को मुझे बताना है। देन मिडिल टर्म इज इक्वल टू टी, ऑड है ना ये, तो ऑड को देखो हम 2 से नहीं डिवाइड कर सकते, तो यहाँ से क्या आएगा n प्लस 1/2। सेकेंड आएगा टी n प्लस 3/2। ये हमारे जो दो टर्म होंगे ये कौन से हमारे बनेंगे, मिडिल टर्म बनेंगे। और अलग अलग कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन ये कि जब हमारा n ऑड है और सेकेंड है n इवन है, और सेकेंड है कि हमारा जब n क्या है, ऑड है। जब n की वैल्यू ऑड आ जाए तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे इवन होंगे, और जो नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे तो हमारे पास दो मिडिल टर्म बनेंगे, Tn प्लस 1/2 और कॉमा Tn प्लस 3/2। और जब n की वैल्यू हमारी इवन आ जाएगी तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे ऑड बनेंगे, तो वहाँ पर हमारे पास एक ही मिडिल टर्म होगा, दैट इज Tn/2 प्लस 1। ये बात आपको समझ आ रही है, आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम एक या दो क्वेश्चंस करते हैं तब ये बात समझ आ जाएगी कि मिडिल टर्म को फाइंड आउट कैसे करते हैं। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है कि 2 + 3x का होल पावर 4 फाइंड मिडिल टर्म, फाइंड मिडिल टर्म। तो हमें इसके मिडिल टर्म फाइंड आउट करना है। n हमारा यहाँ पर कितना है, n इज इक्वल टू 4 है, मतलब इवन है, तो मिडिल टर्म हमारा यहाँ से क्या बनेगा, मिडिल टर्म दैट इज Tn/2। n हमारा कितना 4, तो 4/2 प्लस 1, ये हमारा क्या बनेगा, मिडिल टर्म। इसको सिंप्लीफाई करो तो कितना बनेगा, T3 हमारा क्या बनेगा, मिडिल टर्म। तो इसके यहाँ से लिख सकते हैं T2 + 1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो तो 4C2 2 की पावर 2 इंटू 3x की पावर 2। तो ये हमारा क्या बनेगा, T3 हमारा क्या बनेगा, मिडिल टर्म। ये बात आपको समझ आई। अब देखो अगर n की वैल्यू 4 है ना, यहाँ पर n की वैल्यू 4 है यानी इवन नंबर है, तो नंबर ऑफ टर्म्स हैं यहाँ से कितने बनेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n + 1 दैट इज 4 + 1 5 टर्म्स बनेंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स 5 हैं। अगर आप नंबर ऑफ टर्म्स 5 है, देखो अब क्वेश्चन का आंसर तो आ चुका है, लेकिन थोड़ा आपको और डिटेल में ये समझा रहे हैं कि ये क्यों बना हमारा T3, जो कि हमने अभी भी डिस्कस किया था। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे 5 हैं, दैट मीन्स T1 T2
T3, T4 और T5। तो मिडिल टर्म देखो दो लेफ्ट साइड हो जाएंगे और 2 हमारे राइट साइड, तो मिडिल टर्म हमारा क्या बनेगा T3, तो ये बनेगा मिडिल टर्म, दैट इज T3। यहाँ से भी हमें क्या मिला था, T3 ही तो मिला था। तो ये सब हम चीज़ यहाँ पर नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम देखेंगे कि n हमारा वैल्यू क्या है। n की वैल्यू अगर इवन है तो n/2 + 1 मिडिल टर्म बनेगा, और अगर n की वैल्यू ऑड आ गई, यानी जिस पावर में अगर हमारा ऑड आ गया तो नंबर ऑफ टर्म्स जो हमारे आएंगे इवन में आएंगे, और जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन में आएंगे तो हमारे वहाँ पर 2 वैल्यूज आएंगी मिडिल टर्म की, यानी 2 मिडिल टर्म हमें वहाँ पर मिलेंगे। आप इसको नोट डाउन करो। तो आज देखो, आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, जो जनरल टर्म हमने लिखना सिखाया था तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं, और इंड टर्म, लास्ट से इंड टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो स्टार्टिंग और लास्ट से जो इंड टर्म होता है उन दोनों में रिलेशन क्या होता है, ये चीज़ हमने डिस्कस किया। सेकेंड चीज़ हमने ये डिस्कस किया मिडिल टर्म हमारे क्या होते हैं, मिडिल टर्म को हम लिखते क्यों हैं, मतलब लिखते कैसे हैं, और एक मिडिल टर्म बनेगा या 2 मिडिल टर्म बनेगा, ये हमारा डिपेंड करेगा कि जो हमारा एक्सपेंसन है उसमें उसकी पावर कितनी है, और या तो फिर अगर पावर हमें पता चलेगी तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, इस बात पे डिपेंड करेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करो। देखो जो आज हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे ये मेंस के क्वेश्चन थे, बस वहाँ पर हम लोग ये नहीं मेंशन करते हैं कि वो 22 में आया है कि 23 में आया है, लेकिन वो सब मेंस के क्वेश्चन थे, उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और फ्रेंड्स के बीच में शेयर करो।